अब अगर 1947 के बाद की बात करें हम, जिसे नेहरू युग भी कहा जाता है सिनेमा का, और पैरेलल सिनेमा तक आते हैं। पैरेलल सिनेमा एक महत्वपूर्ण विभाजक बनता है हिंदी सिनेमा के कंटेंट में। तो ये 16 साल का जो समय है, इन 16 सालों में हिंदी सिनेमा ने क्या दिशा पकड़ी और नेहरू के सपने को, राष्ट्र निर्माण के सपने को, समाजवाद के सपने को, सामाजिक भेदभाव मिटाने के सपने को लेकर के फिल्मों में किस तरीके से फिल्म लेकर आए। और मुझे ये लगता है कि चाहे वो इप्टा के सदस्य रहे हों, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हों या ना रहे हों, लेकिन उन प्रगतिशील मूल्यों से प्रभावित होकर वे ऐसी फिल्में बना रहे थे जिसमें राज कपूर जैसे पॉपुलर स्टार भी थे और ख्वाजा अहमद अब्बास तो थे ही। उसके अलावा शायरों की एक लंबी फौज थी जिसमें कैफी आजमी थे और शैलेंद्र थे, तमाम सारे लोग आ जाते हैं, सईद जाफरी थे। तो ये सारे लोग आ जाते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा ख्याल है लेखन में ज़्यादा बड़ा योगदान है, निर्देशन और कलाकारी में नहीं है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि कलाकारों का विचारों से संपन्न होना ज़्यादा जरूरी नहीं है, उनका काम अभिनय करना है, लेकिन कंटेंट जो लेखक और निर्देशक तय करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ हम देखते हैं कि प्रगतिशील मूल्य काम कर रहे थे। आपकी क्या राय? अजय, आप ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मतलब जब आपने कुछ नाम लिए तब भी मेरे दिमाग में और भी कई सारे नाम थे। ये सही है कि जो पटकथा लेखक थे और संवाद लेखक थे वो ज़्यादातर हिंदी उर्दू परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये हिंदी या हिंदुस्तानी सिनेमा की विशेषता रही है शुरू से कि इसके निर्माण और निर्देशन में गैर हिंदी भाषी फिल्मकारों का बहुत बड़ा योगदान है शुरू से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कई चीज़ों को लाभ भी पहुंचाया है। एक तो क्या है कि पूरा एक तरह से, जैसे मैं आमतौर पर कहता हूं कि ये एक तरह का न केवल राष्ट्रीय सिनेमा है बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और ये प्रतिनिधित्व इसीलिए करता है क्योंकि यह किसी भाषाई संकीर्णता से जुड़ा हुआ नहीं है, और भाषाई संकीर्णता से जुड़ा हुआ नहीं होने का एक बड़ा कारण यह है कि इसके साथ शुरू से ऐसे फिल्मकार और ऐसे लेखक और ऐसे कलाकार जुड़े जिनकी अपनी दृष्टि संकीर्ण नहीं थी। तो ये बात आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ जो है, ये निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लेखक है, पटकथा लेखक हो या जिसकी मूल रूप से कहानी ली गई हो, या जो संवाद लेखक हो, या जो गीतकार है जो फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है निश्चित रूप से। और ये एक तरह से सिनेमा की या फिल्म की जो दिशा है, वैचारिक दिशा, उसको काफ़ी हद तक तय कर देते हैं। बल्कि कई बार तो मैंने देखा है कि फिल्म सामान्य है लेकिन उसके अंदर गीत ऐसे आ जाते हैं जो उसको एक खास प्रगतिशील दिशा देते हैं। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये प्रगतिशील लोग, ये कहा भी था, शैलेंद्र ने भी कहा था और साहिर ने भी कहा था कि हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमने सिनेमा के लिए लिखा, क्योंकि हम जो कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से जो कहना चाहते थे वो हमें फिल्म में कहने का बराबर मौका मिला, अवसर मिला, और वो इसीलिए मिला क्योंकि फिल्मों में इस तरह की गुंजाइश थी। दूसरी चीज़ जो मुझे इस दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण लगती है, जिसे हम नेहरू युग के रूप में जानते हैं, इस दौर में जो फिल्मकार आए, ये फिल्मकार आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित फिल्मकार थे, और आज़ादी के आंदोलन के उस दौर से प्रभावित फिल्मकार थे जब 1930 के बाद जो वामपंथी आंदोलन आज़ादी के आंदोलन में मजबूत हुआ। आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इसी तरह से 1930 के बाद से प्रेमचंद की राइटिंग हम देख सकते हैं, उर्दू की राइटिंग देख सकते हैं, भारतीय भाषाओं की राइटिंग देख सकते हैं, यहाँ तक कि वे लोग जो पहले इस तरह की का लेखन नहीं कर रहे थे, उनके लेखन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
तो ये जो प्रगतिशीलता का तत्व साहित्य में व्यक्त हो रहा था, ये प्रगतिशीलता का तत्व जो है ये फिल्मकारों को प्रेरित कर रहा था कि उनसे प्रेरणा लेकर वो उसी तरह की फिल्में बनाएं। ये महज संयोग नहीं है कि रविंद्रनाथ की रचनाओं पर, प्रेमचंद की रचनाओं पर, हरिभाऊ आपटे की रचनाओं पर, शरतचंद्र की रचनाओं पर और दूसरे कई सारे लेखकों की रचनाओं पर इस दौर में फिल्में बनी। और वो जो फिल्में बनी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे हरिभाऊ आपटे की जो फिल्म थी कंकु, मराठी में बनी थी, जो हिंदी में दुनिया न मानने के नाम से भी बनी और जिसमें अनमेल विवाह का मुद्दा बनाया गया था। उस अनमेल विवाह पर हरिभाऊ आपटे की रचना पर वो फिल्म बनी थी। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि हरिभाऊ आपटे ने ही इसकी पटकथा भी लिखी थी। और एक दिलचस्प पहलू यह है कि उसकी नायिका का नाम मराठी फिल्म में कुछ और होता है, लेकिन जो हिंदी में दुनिया ना माने है उसमें नायिका का नाम होता है निर्मला। हम यहाँ पर ये याद कर सकते हैं कि अनमेल विवाह पर प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा था उसकी नायिका भी निर्मला होती है और निर्मला नाम से ही उन्होंने उपन्यास लिखा है। बहुत मुमकिन है कि उस फिल्म बनाते हुए प्रेमचंद का ये निर्मला जो नाम है अनमेल विवाह के संदर्भ में वो उनको ध्यान रहा हो और उन्होंने उसे कथा का विषय बनाया। इसी तरह से प्रेमचंद पर 1934 में जो उनका सेवा सदन जो बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उस पर नानूभाई वकील ने फिल्म बना दी थी 1934 में। और जो प्रेमचंद को ज़्यादा पसंद नहीं आई, यह अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय भाषाओं के बीच में कितना लेन देन था कि 1938 में उसी सेवा सदन पर तमिल में भी फिल्म बनी। और वो तमिल में जो फिल्म बनी उस फिल्म के अंदर MS सुब्बालक्ष्मी ने नायिका का रोल किया था और यह MS सुब्बालक्ष्मी की पहली फिल्म थी। MS सुब्बालक्ष्मी की पहली फिल्म जो थी वो सेवा सदन प्रेमचंद की रचना पर थी और उन्होंने आखिरी फिल्म जिसमें काम किया वो मीरा थी। 1946 में एक वो फिल्म भी रिलीज हुई थी और उसके बाद में MS सुब्बालक्ष्मी ने सिर्फ गायन किया। MS सुब्बालक्ष्मी ने मीरा फिल्म में जो मीरा के भजन गाए हैं वो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुब्बालक्ष्मी ने जिस तरह से वो गीत गाए हैं, मीरा के भजन गाए हैं, मीरा के पद गाए हैं, वैसा फिर कोई भी नहीं गा सका। तो ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रगतिशील साहित्य लिखा गया उस दौर के अंदर, देवदास ही नहीं, शरतचंद्र की कई रचनाओं पर फिल्में बनी और उन रचनाओं का जो कंटेंट है, जो उसकी अंतर्वस्तु है, वो प्रगतिशील है। वो स्त्री की मुक्ति से संबंधित कहानियाँ हैं उसके अंदर, उसमें गरीब लोगों के उत्पीड़न की कहानियाँ हैं और ये सब चीज़ें जो है वो इस नेहरू युग में हो रही थी। नेहरू युग में न केवल साहित्यिक रचनाओं पर बहुत सारी फिल्में बनी, बल्कि जो फिल्मों से जुड़े हुए लेखक थे, खुद फिल्मकार थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ खुद भी लिखी। वो किसी साहित्यिक रचना से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि खुद अपनी तरफ से उन्होंने कहानियाँ लिखी और उन कहानियों की अंतर्वस्तु जो है वो काफ़ी प्रगतिशील थी। आप अगर उस दौर के महत्वपूर्ण फिल्मकारों को लें, जैसे महबूब ने 1940 में औरत बनाई थी, फिर मदर इंडिया वापस बनाई, ठीक है, जिसमें एक किसान स्त्री को उन्होंने मदर इंडिया कहकर प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि किस तरह से स्त्री जो है, किसान स्त्री, अपने कंधे पर पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि देश का नायकत्व कर सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। महबूब के संदर्भ में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि महबूब का जो लोगो था फिल्म का, वो हंसिया और हथौड़ा था, जो उस समय कम्युनिस्टों का निशान हुआ करता था। तो
इस तरह के बहुत सारे लोग जो थे, गुरुदत्त को ले सकते हैं हम, अमीय चक्रवर्ती हैं, हेमेन गुप्ता है, बिमल रॉय है। उस समय के जो भी फिल्मकार, वी शांताराम की बहुत सारी फिल्में जो है 47 में उन्होंने दहेज फिल्म बनाई थी, और उसके बाद भी लगातार उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ और दूसरी कई सारी फिल्में बनाई। राज कपूर की उस दौर की फिल्में जो है वो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी एक सोशल रिफॉर्म का संदेश था। ये सोशल रिफॉर्म का जो संदेश था, जो आमतौर पर हम जिन फिल्मकारों की अभी चर्चा हमने की है और जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो ख्वाजा अहमद अब्बास हो, चाहे बलराज साहनी हो, और गीतकारों में जैसे मजरू सुल्तानपुरी, प्रेम दमन, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, नरेंद्र शर्मा, ये सब प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो इसका एक पहलू जो हमें ध्यान में रखना होगा वो यह है कि इन लोगों ने जो फिल्में बनाई उसमें अपने वामपंथी रुझान को आरोपित नहीं किया, बल्कि उसे नेहरू युग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो प्रस्तुत किया। यानी कि हमारा जो संविधान बन गया था 1946 में, जो 1946 में बनना शुरू हुआ, 1949 में बन गया था और 1950 में लागू हुआ, उस संविधान की जो मूलभूत धारणाएं थी, लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इनको इन सब फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों का एक तरह से कहना चाहिए कि आधार बनाया। वो इस दायरे से बाहर जाकर किसी क्रांति की बात उन्होंने उस समय नहीं की, बल्कि वो इस बात को ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे थे कि समाज में बदलाव लाया जाना ज़रूरी है, समाज में समानता लाया जाना ज़रूरी है, समाज में स्त्रियों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ जो उत्पीड़न होता है उस उत्पीड़न को ख़त्म करना ज़रूरी है। और इस रूप में ऋषिकेश मुखर्जी का भी नाम मैं लेना चाहूँगा इसमें। और भी बहुत सारे फिल्मकार हैं, कुछ फिल्मकारों के हो सकता है नाम भी छूट गए हों, लेकिन कहने का मकसद यही है कि ये नेहरू युग जो है, ये नेहरू युग दरअसल एक बहुत ही, फिल्मों की आज की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही क्रांतिकारी दौर है। इस दौर में केवल अंतर्वस्तु की दृष्टि से नहीं, बल्कि कलात्मकता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। यहाँ एक छोटा सा सवाल मेरा और अभी एक जिज्ञासा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में खास करके 6ठे और 7वें दशक में और 5वें दशक से शुरुआत होती है, प्रेम एक प्रतिरोध के रूप में आता है, प्रेम एक बहुत बड़ी समानता लेकर के आता है। और उस समय की तमाम फिल्में देखें, अमीर गरीब के बीच का प्रेम हो, विभिन्न जातियों के बीच का प्रेम हो, जमींदारों के खिलाफ जाकर के प्रेम हो, इवन राजाओं के यहाँ प्रेम हो। मुगल आजम अपने आप में बड़ा उदाहरण है प्रेम का, जहाँ बगावत करता है बेटा अपने बाप से। तो प्रेम के इस स्वरूप को आप कैसे देखते हैं फिल्म के अंदर? ये आपने जो पक्ष रखा है ना अजय, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर हम इस पूरे दौर को केवल इस एक बिंदु से देखें तो हमें बहुत दिलचस्प चीज़ें नज़र आएगी। एक तो भारत जैसे एक ऐसा जहाँ प्रेम को बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि प्रेम विरोधी समाज रहा है हमारा शुरू से, और उसमें सिनेमा जो है वो प्रेम को एक बड़े मानवीय मूल्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि ये आमतौर पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि जाति धर्म के सवाल को उस दौर के अंदर बड़ा मुद्दा बनाया गया हो, लेकिन प्रेम खुद अपने में एक बराबर मुद्दा बनता है, और प्रेम को एक ऐसे मूल्य के रूप में स्थापित किया जाता है जिसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सारी क्रांतिकारिता, जीवन के सारे बदलाव वो तभी संभव है जबकि प्रेम कहीं न कहीं है, और उसके बीच में जो भी बाधक है उससे वो फिल्में एक तरह से संघर्ष करती है। 2-3 उदाहरण, मुगल आजम का आपने उदाहरण दिया। मुगल आजम इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। मुगल आजम में वह राजा, वह बादशाह अकबर जो खुद एक राजपूत स्त्री से विवाह करता है, अपनी
पुत्र की शादी एक मुस्लिम स्त्री से करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कनीज है, वो एक दासी है। यानी कि यहाँ धर्म बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ वर्ग बीच में आ रहा है। और ये जो वर्ग का संघर्ष है वह, और आप ये देखेंगे कि उस फिल्म के अंदर जो बादशाह अकबर के मूल्य हैं, वो अकबर के मूल्य प्रगतिशील हैं। वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन वह ये मानने को तैयार नहीं है कि एक बादशाह जो मुगल वंश का बादशाह बनने वाला है, उसकी औरत, उसकी स्त्री जो है वो एक मामूली कनीज। और ये जो संघर्ष है, और दूसरी चीज़ उस फिल्म में देखेंगे कि, और ये प्रेम कहानी जो है अद्भुत है, जिसमें कि वह कनीज जो है राजा को चुनौती देती है कि प्यार किया तो डरना क्या। या वहाँ पर एक कलाकार जो है मार्च निकालता है, प्रदर्शन करता है, और ये चुनौती देता हुआ गाता है कि ये मोहब्बत जिंदाबाद। और आप देखेंगे कि इन गीतों के अंदर वो सारी बातें कही गई है जो एक तरह से प्रेम के मार्ग में बाधक बनती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे नस्ल हो। तो और इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, जिसमें जैसे मुझे जीने दो फिल्म, जिसकी दूसरे कारणों से ज़्यादा चर्चा हुई, मतलब डाकू जीवन पर, लेकिन उसमें जो नायिका है वो एक नाचने वाली नायिका है, और दूसरी तरफ पर जो नायक है वो एक डाकू है। लेकिन उनके बीच में प्रेम जो है वो पनपता है, और वो प्रेम इस स्त्री का प्रेम है जो उस डाकू को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो इस हिंसा के रास्ते को छोड़ दे। तो आप देखेंगे कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में, प्यासा फिल्म को लिया जा सकता है, जहाँ एक लेखक अपना प्यार इसलिए खो देता है क्योंकि कोई अमीर जो है उस प्यार को छीनने के लिए है। तो इस तरह की जाहिर है कि इस छोटे से कार्यक्रम में हम बहुत सारी फिल्मों की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इन प्रेम कहानियों के माध्यम से एक तरह से उन समानता के मूल्यों को प्रस्तुत किया गया और स्त्री की मुक्ति को प्रस्तुत किया गया। आप अगर ध्यान दें तो प्रेम के जो गीत हैं वो स्त्रियों के मुख से गवाए गए हैं, और वो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है जिसमें संयम है, संवेदना है, लेकिन उसके अंदर गहरी पीड़ा भी है। और वो गहरी पीड़ा केवल उस प्रेम तक नहीं है, बल्कि सदियों से जो स्त्री को कहना चाहिए कि उत्पीड़ित किया गया है, दबाया गया है, उसकी आवाज़ को एक तरह से वह आवाज़ है। यहाँ पर मैं एक फिल्म की चर्चा करना चाहूँगा, सिर्फ नाम ही लूँगा मैं उसका, लेकिन इस लिहाज से वो बहुत ही लाजवाब फिल्म है। कमाल अमरोही की फिल्म दायरा जो है वो एक ऐसी स्त्री को जिसका कि एक बूढ़े व्यक्ति से शादी हो गई है, और जिसे ये ही बताया गया है कि तुम्हारा जीवन यही है। और वो फिल्म जब मैंने पहली बार देखी तो मैं अंदर से कहना चाहिए कि हिल गया था कि किस तरह से स्त्री को की पूरी मानसिकता को कंट्रोल्ड किया गया है। और फिल्म ये बताती है कि इससे मुक्ति बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, और इसी कारण देखेंगे कि आप 1950-60 के दौर के जो प्रेम गीत हैं, चाहे वो शैलेंद्र ने लिखे हो, साहिर ने लिखे हो, मजरू ने लिखे हो, इन सबों ने लिखे हों, वो प्रेम गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जो स्त्री की पीड़ा के अलग अलग परिस्थितियों के अंदर उसको अभिव्यक्त करने वाले वो जो गीत हैं, वो गीत आज भी हम याद करते हैं और हमें जो सांत्वना देते हैं, और न मालूम कितने लाखों लाख लोगों को अब भी सांत्वना देते हैं। तो ये मेरे ख्याल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही। तो आज हम अपनी बात यही ख़त्म करते हैं, और पैरेलल सिनेमा और उसके बाद के सिनेमा पर फिर कभी मौका मिला तो हम आपसे बात करेंगे, और प्रगतिशील धारा जो हिंदी सिनेमा की है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए, और हमारे सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ और एक दृष्टि देने के लिए, ताकि हिंदी सिनेमा को देखते समय
इस नज़रिए से भी वे देखें। तो फिर से शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।